अब for velocity term I can always write it equal to dx by dt. This is velocity of particle at any instant. किसी भी इंस्टेंट पर यह पार्टिकल की वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट कैन ऑलवेज बी रिटन एज dx by dt, where x is instantaneous displacement from mean position. मैं इस वेलोसिटी की जगह लिखता हूं dx by dt is equal to plus or minus of under root of v naught square minus omega square x square. This is dx by dt, वेलोसिटी की जगह dx by dt. और आगे ऐसा कैसे? मैंने ऐसा क्यों करा? वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जब मैं वेलोसिटी को dx by dt लिख दूंगा तो अब मैं dx और dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन को रीअरेंज कर सकता हूं और डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वह लिख सकता हूं. आई विल रीअरेंज दिस इक्वेशन इन दिस मैनर. dx अपॉन अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस dt. I can always write and rearrange this equation and write this equation in this manner. dx upon, यह टर्म डिनोमिनेटर में आ गया, dt टर्म ऊपर चला गया. मैंने यह क्या सोचकर करा है? मैंने यह बात सोचकर करा है कि dx और x के टर्म्स में dx और x के साथ जितनी भी क्वांटिटीज है वहां सब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए और t और dt के टर्म्स में जो जो क्वांटिटी है वह राइट हैंड साइड में आ जाए. इस तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख देने के बाद अब मैं अगला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है आई यूज टू इंटीग्रेट इट ऑन बोथ द साइड्स. मैं अब इस फंक्शन को दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं. मैंने राइट हैंड साइड भी इंटीग्रेट कर दिया और मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी, दोनों तरफ मैंने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया. अब मैं जब दोनों साइड फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं उसी समय मैं लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सोचता हूं. अपर लिमिट और लोअर लिमिट मतलब दो ऐसी कंडीशंस जहां मुझको x और t की वैल्यू पता हो, मैं उसे सब्स्टिट्यूट करता हूं. मैं टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियली 0 इंस्टेंट पर पार्टिकल को ओरिजिन पर रखा हुआ देखता हूं, मीन पोजीशन पर रखा हुआ देखता हूं. एट इनिशियल इंस्टेंट एट 0 टाइम लेट अस से पार्टिकल इज एट 0 डिस्प्लेसमेंट. 0 टाइम पर पार्टिकल को 0 डिस्प्लेसमेंट के साथ देखता हूं एंड एट t टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज x. इस तरीके से मैं कहता हूं इनिशियली मैंने पार्टिकल को ओरिजिन पर रखा हुआ देखा, मीन पोजीशन पर रखा हुआ देखा, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 देखा एंड व्हेन एट एनी टाइम t डिस्प्लेसमेंट इज x. इस तरीके से मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट्स पुट कर देता हूं. अब यदि हमने 12th क्लास पढ़ रखी है, यदि हमने कैलकुलस पढ़ रखा है तो इसका इंटीग्रेशन आप कर पाओगे, आपको पता है. मगर यदि हमने 12th क्लास पास नहीं कर रखी है, यदि हम 11th स्टैंडर्ड में ही हैं और 11th क्लास के एंडिंग में जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं then definitely I can understand 11th standard student can never understand how to integrate this. 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगली स्टेप तो रटना पड़ेगी और जो अगली स्टेप है वह आपको 12th स्टैंडर्ड के एंडिंग में समझ में आएगी.
और यदि आप 12th स्टैंडर्ड पास कर चुके हो तो आपको इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज 1/ओमेगा साइन इनवर्स ऑफ ओमेगा एक्स बाय वी नॉट। इसका इंटीग्रेशन साइन फंक्शन होता है। इसे इंटीग्रेट करने के बाद लोअर लिमिट को डबल बार के नीचे इस तरफ और अपर लिमिट को डबल बार के ऊपर इस तरफ लिख दिया जाता है, इज इक्वल टू प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज टी। हम इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे। इंटीग्रेटिंग दिस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। 12th स्टैंडर्ड में आप जरूर सीख जाओगे, पर अभी इफ इन 11th स्टैंडर्ड आप इस बात को देख लें, ओमेगा एक्स अपॉन वी नॉट, साइन इनवर्स ओमेगा एक्स अपॉन वी नॉट, और यहां ओमेगा 1/ओमेगा, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन बनेगा। अब हम इंटीग्रेट करने के बाद दिस कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम लिमिट्स लगा के इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन लिख देते हैं। हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले अपर लिमिट में 1/ओमेगा साइन इनवर्स ओमेगा एक्स बाय वी नॉट माइनस 1/ओमेगा साइन इनवर्स ओमेगा इंटू 0 बाय वी नॉट इज इक्वल टू प्लस और माइनस टी माइनस 0। इनफैक्ट लोअर लिमिट में दोनों जगह 0 है, वह इस फंक्शन को 0 ही बना देगा। सो फाइनली आई विल राइट इट लाइक दिस, 1/ओमेगा साइन इनवर्स ओमेगा इंटू 0 इज 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। सो 1/ओमेगा साइन इनवर्स ओमेगा एक्स बाय वी नॉट इज इक्वल टू प्लस और माइनस टी। इधर प्लस और माइनस टी का सिर्फ एक ही मतलब है, यदि इनिशियली पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस टी, और यदि इनिशियली पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस टी। हम इधर प्लस टी चूज कर लेते हैं और माइनस को इग्नोर कर देते हैं। हम इधर इस समय आगे के कंसेप्ट को समझने के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि पार्टिकल 0 टाइम पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। हेंस we will write it sin inverse of omega x by v naught is equal to omega t, or finally omega x by v naught is equal to sin of omega t, or x is equal to v naught by omega sine of omega t. But v naught by omega, observe that v naught by omega is amplitude A. Hence displacement of particle could be written as v naught by omega की जगह A लिख दिया, A sine omega t. This is the most simplified equation of simple harmonic motion. This is equation of simple harmonic motion. सबसे पहली बात, as I told you, sine function and cos function are called harmonic function. Sine function और cos function को हम harmonic function कहते हैं. Any motion which could be described by sine function is termed as harmonic motion. कोई सी भी ऐसी मोशन जिसको हम साइन फंक्शन
या कॉस फंक्शन या इनके दोनों सम के अलावा या 2 या 3 या 4 फंक्शंस के सम के द्वारा डिफाइन करते हैं, उसको हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इधर भी यह मोशन साइन फंक्शन के द्वारा डिस्क्राइब्ड है, दैट्स व्हाई इट्स टर्म्ड एज हार्मोनिक मोशन। और इन दिस स्पेशल केस when it's described like this, it's called simple harmonic motion. It's also called sinusoidal motion. हम इसे साइनियोसॉइडल मोशन भी कहते हैं। साइनियोसॉइडल मोशन, एनी मोशन अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन is termed as sinusoidal motion. X equal to A sin omega t. Here A is amplitude, X is displacement at any time, A is the amplitude and ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी भी मैंने यह नहीं बताया है कि यह ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इट्स कांस्टेंट फॉर एसएचएम। अब धीरे धीरे समय आएगा जहां मैं ओमेगा को बताना चालू करूंगा एंड टी इज टाइम एट एनी इंस्टेंट। दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स अस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी। किसी भी इंस्टेंट टी पर इस इक्वेशन के द्वारा हमें पार्टिकल की पोजीशन, उसकी डिस्प्लेसमेंट दिखाई देती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा जिस ग्राफ में मैं यह दिखाऊंगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस तरह से वेरी करता है। इस सिचुएशन में आई विल ड्रॉ अ ग्राफ टू डिस्क्राइब द वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ टाइम। और इसके लिए मैं एक टेबल भी बना दूंगा। इस ग्राफ को बड़े अच्छी तरीके से हमें समझना होगा। मैंने साइन फंक्शन का ग्राफ पहले बनाया ही हुआ था। मुझे इस ग्राफ में मैं पहले एक लंबी सी y एक्सिस बनाता हूं और 3 x एक्सिस बनाऊंगा। ग्राफ बनाने का तरीका हम बड़े ध्यान से समझेंगे। और इन तीनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए मैं इधर मैं टाइम प्लॉट करूंगा। हियर आई विल प्लॉट फॉर डिस्प्लेसमेंट। हियर अलोंग y एक्सिस आई विल प्लॉट फॉर डिस्प्लेसमेंट। हाउ डिस्प्लेसमेंट वेरीज विथ टाइम। जब कोई पार्टिकल एसएचएम करेगा तो समय के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ऑन दिस एक्सिस here we'll plot for velocity, how velocity of particle varies with time, and here we'll plot for acceleration, how acceleration of particle varies with time. हम काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स को रिलेट करना चाहते हैं। काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स को रिलेट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करेंगे, वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करेंगे, एक्सीलरेशन और टाइम को रिलेट करेंगे और इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखिए ओमेगा टी ये बिल्कुल थीटा के माफिक है। मैं यदि ऐसे लिखूं ओमेगा टी इफ इट इज इक्वल टू थीटा, then this displacement could be written as A sin theta. A sin theta क्या है यह थीटा सब बताऊंगा। अभी सबसे पहले भाई ओमेगा टी साइन के अंदर, साइन का जो आर्ग्यूमेंट होएगा वो तो कोई ना कोई एंगल ही होएगा। साइन का आर्ग्यूमेंट कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं हो सकती। साइन के अंदर या तो 1 डिग्री लिखेंगे, 2 डिग्री लिखेंगे, 3 डिग्री लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे। तो ये जो ओमेगा टी है
ये निश्चित कोई सा ना कोई सा एंगल होना चाहिए जिसको हम थीटा लिख सकते हैं। मैं एक टेबल और बना लूं साइड में, उस टेबल से मुझे इधर मैं थीटा लिखता हूं और इधर मैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा। जो हार्मोनिक फंक्शन के लिए मैंने इस बार मैं 30 डिग्री 40 डिग्री ना लिखकर मैं 0 डिग्री π/2 डिग्री π/2 रेडियंस पाई रेडियन 3 π/2 2 पाई 5 π/2 3 पाई 7 π/2 and lastly 4 pi. Sin 0 is 0, x is equal to 0. Sin π/2 is 1, so x is equal to plus a. Sin pi is 0, x is equal to 0. Sin 3 π/2 is -1, x is equal to -a. Sin 2 pi is 0, x is equal to 0. Sin 5 π/2 is +1, so x is equal to a plus a. Sin 3 pi is 0, x is equal to 0. Sin 7 π/2 is -1, x is equal to -a. Sin 4 pi is 0, x is equal to 0. अब मैं ग्राफ बनाता हूं x वर्सेस टाइम. दिस ग्राफ वुड लुक लाइक दिस. यह जो ग्राफ है कुछ ऐसा दिखाई देगा. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन like this. This is the variation in displacement with time. देखिए अब जरा फिजिकली इसको समझते हैं. पार्टिकल इनिशियली ऑरिजिन पर था, मीन पोजीशन पर था. पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाते हुए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ. फिर पार्टिकल लौट रहा है और फिर वापस वह अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है. देन पार्टिकल वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन चला गया. फिर पार्टिकल लौट रहा है और फिर अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है. दोबारा पार्टिकल इधर जा रहा है, मैक्सिमम इन पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर लौट के मीन पोजीशन, फिर मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन, फिर मीन पोजीशन. दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इन पॉजिटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव डायरेक्शन में पार्टिकल का यह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है. And this is amplitude of particle in negative direction. Maximum amplitude of particle in negative direction. अब हम कहते हैं, अब इस टेबल को देखें. इस जगह पर थीटा की वैल्यू 0 है. इस जगह पर जहां
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ, इस जगह पर थीटा की वैल्यू π/2, इस जगह पर जहां x की वैल्यू फिर 0 हो गई, थीटा की वैल्यू π और ओमेगा टी की वैल्यू π, इस जगह पर ओमेगा टी की वैल्यू 3π/2, थीटा की वैल्यू 3π/2, इस जगह पर ओमेगा टी और थीटा की वैल्यू 2π, एंड सो ऑन, +a 0 -a 0। हम कहते हैं आइदर वी में प्लॉट फॉर t और वी में प्लॉट फॉर थीटा, इट्स वन एंड द सेम थिंग, सिंस t is directly proportional to theta or theta is directly proportional to t. We used to say during SHM, displacement of particle varies with time according to this graph. इस तरह का ग्राफ होता है, साइन्यूसॉइडल ग्राफ होता है, साइन्यूसॉइडल मोशन होता है। अब ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब मैं चाहता हूं, हाउ डू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, इस पार्टिकल की टाइम के साथ या इस थीटा के साथ वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, मैं इस बात को समझना चाहता हूं। यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना बड़ा ही आसान है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला जा सकता है। कैसे? हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, dx by dt is equal to d by dt of a sin omega t। अब देखिए a कांस्टेंट है, तो a d by dt के बाहर चला जाएगा, a of d by dt of sin omega t। अब मैं dx by dt की जगह तो वेलोसिटी लिख देता हूं, dx by dt की जगह मैं वेलोसिटी लिख देता हूं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, d by dt ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल होता है कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा, ए ऐसा का ऐसा ही कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा, ओमेगा टी का ओमेगा, एंड वेलोसिटी may be written as omega a cos omega t। The velocity of particle varies with this cos function। अब देखिए जरा, ये ओमेगा ए क्या है? क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं ओमेगा ए क्या है? जरा ध्यान कीजिए, हमने एम्पलीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन क्या ऑब्टेन करा था? The expression for amplitude we had obtained it as V0 by omega। यह एक्सप्रेशन हमने एम्पलीट्यूड के लिए लिखा था। V0 is the maximum velocity at mean position, V0 is maximum velocity at mean position, and omega is angular frequency, and we had obtained amplitude as V0 by omega। यदि मैं ओमेगा को इस तरफ ले आऊं तो बिल्कुल साफ दिखने लगेगा, A omega is nothing but V0, this is maximum velocity। तो इस जगह पर मैं A omega की जगह पर मैक्सिमम वेलोसिटी V0 लिख देता हूं, एंड आई विल गेट फाइनली दिस इक्वेशन, वेलोसिटी varies with time according to this equation। Velocity is V0 cos omega t। यदि ओमेगा टी की जगह थीटा लिखा हुआ है, ओमेगा टी की जगह थीटा लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे दिस इज V0 cos थीटा। If
थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब इफ आई प्लॉट फॉर velocity versus time, how velocity of particle is varying with time, हम काइनेमेटिक्स के पैरामीटर रिलेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम रिलेट कर दिया, वेलोसिटी विद टाइम, और फिर हम एक्सीलरेशन का वेरिएशन विद टाइम, और फिर हम इन सब चीजों को सम अप करेंगे। देखिए, मैं क्यों ना इसी टेबल में आगे इस तरह से एक और कॉलम क्रिएट कर देता हूं और इधर लिख देता हूं वेलोसिटी। अब आप देखिए, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 1, एंड व्हेन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 1 v इज इक्वल टू v नॉट। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 एट 0 टाइम, at 0 टाइम थीटा वुड बी 0, ओमेगा टी इज 0। थीटा के 0 हो जाने से कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाने से v इक्वल टू v नॉट। एंड व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, जब ये थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी, किसी समय पर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, वेलोसिटी 0। व्हेन थीटा इक्वल टू पाई, cos theta is -1, velocity is -v naught. When theta is 3 pi by 2, cos 3 pi by 2 is 0, velocity is 0. When theta is 2 pi, cos 2 pi is +1, so velocity is v naught. At 5 pi by 2, cos 5 pi by 2 is 0, velocity is 0. then minus v naught, then 0, then plus v naught. अब मैं इसे प्लॉट करूंगा। प्लॉट करने के लिए देखिए, इस जगह पर मैं पहले यह एक्सेस के जो पॉइंट हैं उनको मिला लेता हूं। इस तरीके से मैंने इस एक्सेस के सभी पॉइंट को मिला लिया, और जहां एम्पलीट्यूड, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है उस सिचुएशन को भी देख लिया, और जहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन है, और जहां डिस्प्लेसमेंट कि ये सारी क्रूशियल कंडीशन है इन सबका। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब वेलोसिटी मैक्सिमम है, पॉजिटिव वैल्यू, और 0 डिस्प्लेसमेंट पर दिस इज द वेरिएशन इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। This is the variation in velocity. It's according to cos function. यह जो वेलोसिटी का वेरिएशन है, मैंने cos फंक्शन के अकॉर्डिंग यह वेरिएशन दिखाया है, और मीन पोजीशन पर 0 टाइम पर जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तब वेलोसिटी मैक्सिमम है प्लस v नॉट, यह प्लस v नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी। यह वेलोसिटी घटते घटते 0 हुई, एम्पलीट्यूड पर जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पार्टिकल पहुंचा तब वेलोसिटी 0, फिर लौटने लगा, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर जब वहां मीन पोजीशन पर पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में रही मगर कम होती जा रही है, फिर 0 वेलोसिटी, देन मैक्सिमम v नॉट, और इस तरह से दिस इज द वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ टाइम। यह पार्टिकल की अकॉर्डिंग टू कॉस फंक्शन
वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है। मैं बार बार इन सब ग्राफ को समझाऊंगा। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट है, दिस वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। जो मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। This is the velocity of particle. Now, मैं अब इस पार्टिकल के लिए एक्सीलरेशन विथ टाइम प्लॉट करना चाहता हूं। हाउ एक्सीलरेशन वेरीज विथ टाइम। मैंने इसके पहले एक्सीलरेशन का वेरिएशन विथ डिस्प्लेसमेंट वह देखा था, वेलोसिटी का वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट के साथ देखा था। अब मैं समय के साथ पार्टिकल का एक्सीलरेशन कैसे वेरी करता है उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहता हूं। और उसे लिखने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई डिफरेंशिएट दिस वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। dv by dt is equal to d by dt of v naught cos omega t। और a ओमेगा cos ओमेगा t में a ओमेगा ही लिखा रहने देता हूं, ओमेगा a cos ओमेगा t। इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब dv by dt standard definition, rate of change of velocity is acceleration is equal to omega a is a constant, बाहर आ गया d by dt of cos omega t, d by dt of cos omega t। cos omega t का d by dt होता है माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा। एक्सीलरेशन इज ओमेगा a ऐसा कैसी रहेगा, साइन कॉस ओमेगा टी का है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, इट्स वेरिएशन विथ टाइम। मगर रिकॉल कीजिए डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम के लिए क्या एक्सप्रेशन आया था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट के लिए दिस इज द फंक्शन a साइन ओमेगा टी। तो इस a साइन ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसा कैसा ही, और इस a साइन ओमेगा टी की जगह x लिख दिया। एंड यहीं से तो हम चले थे, इसी को तो हमने इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले कहा था। हमने कहा था कि सबसे पहले कहा था कि यदि कोई मोशन इस कंडीशन को ओबे करती है, एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वहां सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने कहा था, हमने वहां पर इस बात को पहले लिख दिया, एज्यूम कर लिया, और उसके बाद में हमने इक्वेशन ऑब्टेन करी और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने यह प्रूव कर दिया कि इस कंडीशन को ओबे करने पर x इज ऑलवेज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। मतलब साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है, मतलब वह हार्मोनिक फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है, मतलब वह हार्मोनिक मोशन है, मतलब वह सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और फिर इसी से हमने एक्सीलरेशन और दोबारा यही चीज ऑब्टेन कर ली। एक तरीके से इसको पहले हमने इंटीग्रेट करा, फिर एक और बार इंटीग्रेट करा, दो बार इंटीग्रेट करके हमने यह इक्वेशन प्राप्त करी। फिर इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करा तो यह इक्वेशन मिली, और एक और बार डिफरेंशिएट करा तो यह इक्वेशन मिली, और फिर हमारे पास यही इक्वेशन मिल गई। दो बार इंटीग्रेट करा और फिर दो बार डिफरेंशिएट करा तो ऑफ कोर्स हमें सेम इक्वेशन मिल जानी चाहिए।
एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए, इफ आई प्लॉट फॉर दिस, मैं कहता हूं एक्स के लिए जो ग्राफ है वही का वही ग्राफ बनेगा, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, मतलब कि यह ग्राफ सिर्फ उलट जाएगा। यदि मैं एक्सीलरेशन वर्सेस एक्स बनाने जाऊं तो पैटर्न वही का वही रहेगा, सिर्फ यह ग्राफ इस तरीके से उलट जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, इस तरह से यह वेरिएशन होएगा। दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए एंड दिस इज प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। मैं इसे यदि लिखूंगा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, तो दिस इज प्लस ओमेगा स्क्वायर ए एंड दिस इज फॉर एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। दिस वुड बी द ग्राफ। देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तब एक्सीलरेशन नेगेटिव, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। और यहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए और इधर ओमेगा स्क्वायर है। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है तो ओमेगा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ओमेगा जो कि कांस्टेंट है। इस तरीके से एक्सीलरेशन इट वुड वेरी विथ टाइम। दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सीलरेशन एंड इट्स वेरिएशन विथ टाइम एंड दिस इज द ग्राफ। मैं बहुत डिटेल में बार बार इस ग्राफ को समझाऊंगा, दिखाऊंगा। एक और बार, आज के दिन में अपना लेक्चर यहीं तक करता हूं। मैं कल जब मेरा लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो दोबारा इन्हीं इक्वेशन के साथ और इसी ग्राफ के साथ मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये सारी मैथमेटिक्स को समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। जिसने इस मैथमेटिक्स को समझ लिया, इन ग्राफ्स को समझ लिया, इन ग्राफ्स को इंटरप्रेट कर लिया, तो एसएचएम में मास्टर होता चला जाएगा। ऑल्दो एसएचएम इज अ लेंथी टॉपिक, इट्स, जैसा मैंने बताया है कि इट्स नॉट इजी, मैं आसान नहीं कहूंगा। 11th स्टैंडर्ड पर तो ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, और 12th स्टैंडर्ड के बाद ड्रॉपर के लिए यह टॉपिक समझने लायक हो जाता है। और आगे तो जब आप इंजीनियरिंग में पहुंच जाएंगे तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मजा आने लगेगा। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, ये जो एसएचएम के ऑसिलेशंस के, वाइब्रेशंस के ये जो कंसेप्ट है, इन्हीं कंसेप्ट पर आगे की पूरी फिजिक्स चलती है। द होल कम्युनिकेशन वर्ल्ड इज कैरीड बाय द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द बेसिक्स ऑफ द कंप्लीट कम्युनिकेशन वर्ल्ड। जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वहां पर भी यही बेसिक्स है, जो हम टेलीकम्युनिकेशन करते हैं वहां पर भी यही बेसिक्स है, जो हम टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, जो हम मोबाइल पर बातचीत करते हैं, उन सब का बेसिक्स यह ऑसिलेशंस ही है, यह सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। यह तो उसका ABCD है। आगे तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होते जाना है। एनीवे, आज के दिन हम इतना ही करते हैं, कल के दिन एग्जैक्टली यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज की लिखी हुई इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे, आज के बनाए हुए ग्राफ्स को दोबारा बनाएंगे। गुड बाय, गुड डे।